राजस्व खुफिया निर्देशालय को एक सूचना प्राप्त होती है। उसमें बताया जाता है कि पिछले 15 दिन से एक हीरोइन लगातार विदेशी यात्राएं कर रही है। वे पूछते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है कि यात्राएं करना कोई अपराध थोड़ी ना है। वे कहता है कि जब भी वे वापस आती है यात्रा करके लौट करके, तो उसके पास एक जैसे ही कपड़े होते हैं। यानी कि पहली यात्रा, दूसरी यात्रा, तीसरी यात्रा, चौथी यात्रा, हर यात्रा में वापसी आते समय के दौरान उसके कपड़े एक जैसे होते हैं। आपको उसे देखना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, जांच करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या मामला है। हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिले। और जैसे ही डीआरएल यानी कि राजस्व खुफिया निर्देशालय को यह सूचना मिलती है, वे इस सूचना को गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से लेने के बाद इस हीरोइन के एयरपोर्ट में उतरने से पहले ही उसके जांच पड़ताल करते हैं। जब उसके कपड़े देखे जाते हैं, जब उसके सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं एयरपोर्ट के, तो वाकई उसके कपड़े हर बार एक ही जैसे मिलते हैं। अब वे उन कपड़े को तराशा जाता है, देखा जाता है, तो पता चलता है कि उन कपड़ों के अंदर 800 ग्राम जो कि सोना पाया जाता है। अब इस हीरोइन की तलाश की जाती है और तलाशी लेने के बाद पता चलता है कि उसमें 14 किलो 800 ग्राम सोना अपने जो कि अपने पास रखा हुआ होता है, और फिर वह आराम से निकल जाती है। कोई इसके बारे में पता नहीं कर पाता था। जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है, तो पता चलता है कि कर्नाटक प्रदेश के एक बहुत ही बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं, वरिष्ठ अधिकारी है, ये तो उनकी बेटी है। आखिरकार यह पूरा मामला क्या है, वे कैसे पकड़ी जाती है और आगे क्या होता है, इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। दरअसल यह सच्ची घटना होती है 3 मार्च 2025 को दुबई से चल करके एक फ्लाइट जो होती है, जब केम्पोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरती है और आती है, एक प्रोटोकॉल वाला जो कांस्टेबल होता है, वह कांस्टेबल एक खूबसूरत सी लड़की को अपने साथ लेकर के जा रहा होता है और वह आगे चल रहा होता है, उसके पीछे लड़की चल रही होती है। जब भी उसे किसी ने रोकने की और टोकने की कोशिश की, तो उसने कहा कि ये तो बहुत ही बड़े एक ऑफिसर की बेटी है, इसलिए आप इनको चेक नहीं कर सकते हैं। और जब भी कभी आप हवाई जहाज में सफर करते हैं, तो सबसे पहले आपका बोर्डिंग पास लेना पड़ता है, यानी कि आपने जो सामान लिया है उसको जमा करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको टिकट वगैरह लेकर के कई बार चेक इन होते होते आप हवाई जहाज के अंदर तो प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन कुछ वीआईपी ऐसे होते हैं, कुछ वरिष्ठ आईपीएस ऐसे होते हैं जिनकी चेकिंग वगैरह नहीं होती है, वे सीधे बिना किसी प्रोटोकॉल के तहत निकल जाते हैं। और ये जो लड़की होती है, खूबसूरत लड़की जो होती है, वो इसी तरीके से अपना काम कर रही होती है। बताया जाता है कि ये एक डीजीपी साहब की बेटी है, कि डीजीपी कर्नाटक राज्य में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के निर्देशक जनरल के पद पर तैनात है, जो कि डीजीपी की रैंक के बराबर एक एक्चुअल जो पद होता है। ये आईपीएस ऑफिसर की जो बेटी होती है, दरअसल ये सौतेली बेटी होती है। नाम इसका होता है राम्या राम्या राव होता है, जो कि फिल्मों में काम करती है। जब इनकी तलाशी ली जाती है, खासकर इनके कपड़ों की जब चेक इन की जाती है, तो पता चलता है कि इनके कपड़ों में 800 ग्राम सोना कुछ इस तरीके से फिट होता है कि जैसे कि आपको देखने की कोशिश करें तो आपको पता भी नहीं चलेगा। 800 ग्राम सोने के कपड़े उन्होंने अपने अंदर खपाए हुए थे, पहने हुए थे। फिर जब उनकी फिर से तलाशी ली जाती है, देखा जाता है, तो पता चलता है कि उनके पास जैसे कि सोने की ईंटें कह सकते हैं या फिर छड़े कह सकते हैं। जब उनको तोला जाता है, तो उनका वजन निकलता है 14 किलो और 800 ग्राम उनके कपड़ों के अंदर निकलता है। बस 3 मार्च 2025 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास का वाकया होता है। इसी फिल्म की अभिनेत्री को हिरासत में लिया जाता है, और फिर जब इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है, तो पता चलता है कि पिछले 1 साल में इन्होंने लगभग 10 यात्राएं की होती है गल्फ कंट्री की। ये लगातार गल्फ कंट्री जाती है और फिर वापस लौट करके आती है। लगभग पिछले 15 दिन में यह 4 यात्राएं कर ली, और 4 यात्राओं के साथ साथ इनके जो कपड़े होते हैं हर बार एक जैसे होते हैं। किसी की नजर पड़ जाती है, और फिर जब नजर पड़ती है, तो उन्होंने डीआरआई डिपार्टमेंट को जो होता है राजस्व खुफिया निर्देशालय को जब सूचना दी होती है, तब जाकर के पता चलता है, और एक तरीके से पूरे प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचना तय था। और जब इनके बारे में जानकारी जुटाई जाती है, तो इनके बारे में पता चलता है कि यह एक आईपीएस ऑफिसर की सौतेली बेटी है। अब इनके बारे में और भी जानकारी जुटाई जाती है, तो साल 2014 में एक फिल्म आई थी कन्नड़ में, मणिक के, जो कि साउथ के बहुत मशहूर एक्टर है संदीप। इनके साथ इनकी एक फिल्म थी मक्खी, और जो मक्खी में विलन का रोल किया था, वे हीरो इनके साथ थी। और साल 2016 में इनकी एक और फिल्म आती है पटकी, और उसमें गणेश ने, जो कि गणेश हीरो होता है, यह मुख्य भूमिका में होते हैं। 2017 में वाघा फिल्म आई थी, और वाघा में विक्रम प्रभु के साथ इनका रोल होता है, और ये तीनों फिल्मों में लीड रोल करती है। और जब इस तरीके से इनका जो लगातार जो फिल्मों से जुड़ा रहना
और ये सब चल रहा होता है, लेकिन अचानक ही सोशल मीडिया में और फिर अखबारों में या फिर टीवी पर इसलिए हाईलाइट हो जाती है कि पिछले 15 दिनों में इन्होंने 4 यात्राएं जो कर ली थी और 4 यात्राओं के दौरान रामिया राव के पास लगभग जो होती है 14 किलो 800 ग्राम सोना पाया जाता है। अब यह पता चलता है कि जब जब ये हवाई जहाज से उतरा करती थी, इनके साथ एक प्रोटोकॉल अधिकारी होता था और प्रोटोकॉल अधिकारी इनके आगे चलता था या पीछे रहती थी, और पीछे रहने की वजह से जब इनकी प्रोटोकॉल अधिकारी को देखा जाता था तो उससे पता चलता था कि ये किसी बड़े अधिकारी की या फिर बड़े नेता की किसी बड़े घर से ताल्लुक रखने वाली लड़की है, इसलिए इसकी जांच पड़ताल नहीं होती थी। अब ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये चौथी बार में पकड़ी जाती है तो हो सकता है कि इससे पहले इन्होंने पहले भी इस तरीके से सोना लाती रही हो, और वह लाई है या नहीं लाई है ये तो सिर्फ जांच का विषय है, इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन 14 किलो 800 ग्राम सोना इस तरीके से मिलना यह अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। अब इनका घर होता है जो कि बेंगलुरु में, और लावेन रोड पर जब इनके घर की तलाशी ली जाती है तो पता चलता है कि वहां लगभग 2 करोड़ रुपए का इनके पास जो होता है ज्वेलरी मिलती है। 2 करोड़ 6 लाख रुपए को, उस ज्वेलरी को भी प्रशासन कब्जे में ले लेती है और साथ ही इनके घर की ओर तलाशी ली जाती है तो वहां पर सिर्फ 2 करोड़ 67 लाख रुपए इनके घर से नकदी मिल जाती है। यानी कि ये जो हीरोइन है जिसका नाम रामिया राव होता है, इनके पास जो कि इनके घर से लगभग 17 करोड़ 29 लाख रुपए की जब्ती होती है। लगभग इतनी रकम या सोना जो भी है इस तरीके से जब मिल जाता है तो फिलहाल इन्हें अब जैसे कोर्ट में पेश कर दिया पुलिस ने, और कोर्ट में पेश करने के बाद इनको 14 दिन के रिमांड पर भेजा जाता है, यानी कि 18 मार्च 2025 तक ये रिमांड पर रहेगी। और अब आईपीएस ऑफिसर से जब इस बारे में मीडिया ने पूछा और बातचीत करने की कोशिश की तो आईपीएस ऑफिसर ने साफ साफ बोल दिया कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने अभी 4 महीना पहले जतिन हुक्केरी नाम से एक व्यक्ति से वह शादी करती है, और वह क्या व्यापार करता है, वह क्यों विदेश जाता है, वह विदेश में क्या करता है क्या नहीं करता, उसकी बेटी विदेश में क्यों जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करे और जांच के बाद जो भी स्पष्ट हो सकेगा उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैंने जो इनके बारे में रिसर्च करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की यह आईपीएस ऑफिसर कौन है, तो इनके बारे में क्या है, तो पता चलता है कि साल 2014 की यह बात होती है। यह दक्षिण बेंच के कर्नाटक में आईजीपी होते हैं, और उस वक्त मैसूर पुलिस में एक 72 करोड़ रुपए की लूट का 72 करोड़ रुपए के सोने के लूट का एक आरोप लगा होता है, जो कि जब आरोप लगता है इस मामले की जांच सीआईडी करती है तो सीआईडी ने जब जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि यही आईपीएस ऑफिसर जिनकी सौतेली बेटी जो होती है, यह 14 किलो 800 ग्राम का मामला जो इसमें पाया जाता है, जो उन्हीं का जो गनर होता है, गनर भी इस लूट में शामिल होता है। हालांकि इनके सीधे तौर से जुड़ाव रहना इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती है, लेकिन ऐसा मामला होता है जो कि बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। लेकिन यह बात है जनवरी 2018 की, इनका बेटा होता है, इनका बेटा एक शोरूम में प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहा होता है, और उसी शोरूम से एक 57 लाख रुपए की एक टॉर्च मेटन कार खरीदी जाती है। पता चलता है कि उस कार को खरीदने वाला एक अंतरराष्ट्रीय हैकर्स होता है, जिसकी जेब से पैसे गए हुए होते हैं, और लगभग 57 लाख रुपए के आसपास, जिसका नाम होता है श्री कृष्ण रमेश उर्फ शेर की। दरअसल उसने पेमेंट किया होता है। अब जब सीआईडी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही हो तो ये पता चलता है कि जो आईपीएस ऑफिसर का बेटा होता है उसका इस हैकर्स के साथ संबंध होता है, इसकी दोस्ती होती है। अब ये थी कि नहीं थी, लेकिन यह तो जांच के बाद पुलिस ने इस आईपीएस ऑफिसर के बेटे को पूछताछ के लिए उस दिन अपने पास रखा होता है और उस दिन पूछताछ की होती है। अब वो जो बेटा होता है, साथ ही बेटी होती है, साथ ही जो उसका पूर्व आईपीएस ऑफिसर होता है, कहीं ना कहीं जुड़ाव जो है इनमें विवादों में जरूर रहे हैं। और फिर यह भी बताया जाता है कि आईपीएस ऑफिसर के कर्नाटक प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं से बिल्कुल नजदीकी संबंध भी बताए जाते हैं। हालांकि संबंध है या नहीं है ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन जिस तरीके से उनके बेटे ने, सौतीली बेटी ने जिस तरीके से 14 किलो 800 ग्राम सोना पाया जाता है, और उससे पहले लगातार वो 10 से ज्यादा यात्राएं कर चुकी होती है, तो उन्होंने ये सोना कहां से खरीदा, कैसे खरीदा, यह फिर बताया जाता है कि जब भी कभी वह दुबई वगैरह से या फिर गल्फ कंट्री से सोना खरीदा जाता है तो वो सोना अगर तस्करी किए जा रहे हो तो वे नगद पैसे से खरीदे जा रहा होता। अब यह नगद पैसे कहां से लेकर के आते, कहां से लेकर के नहीं आते हैं, यह इस बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। दोस्तों, हो सकता है कि आगे चल करके ईडी की भी इन पर छापा पड़े और फिर ईडी की जांच पड़ताल इन पर करे कि जिस तरीके का यह मामला है, पेचीदा मामला है, उस तरीके से जैसे कि फिल्म की अभिनेत्री है, हीरोइन है, वह आगे भी झमेले में पड़ सकती है। और इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, आपको बताना है कि जो आम लोग होते हैं, जो कि साधारण व्यक्ति होते हैं, जब भी कभी इस तरीके से सफर करते हैं तो उनको एक प्रोसेस के तहत गुजरना पड़ता है। लेकिन जो खास होते हैं, आईपीएस
अधिकारी होते हैं या आईएएस अधिकारी होते हैं उनसे भी बड़े, या फिर जो उनसे भी बड़े पद पर हो, नेता हो या मंत्री हो, तो शायद उनको प्रोटोकॉल के तहत इतना ज्यादा चेक नहीं किया जाता है। और फिर मीडिया में इस तरीके की बातें चल रही है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं प्रोटोकॉल का फायदा उठा करके करोड़ों रुपए की इस तरीके से और भी लोग हेराफेरी कर रहे हो। इस मामले की इस तरीके से जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मनोबल काफी ऊंचा उठता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश परेशान निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक सतर्क सजग करना है। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।